नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी पेपर के दिनांक 22 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी कि गणित और विज्ञान पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये तीसरे शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए प्राइमरी स्तर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, शांत दशमलव को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी भी भिन्न को मैं अगर भाग देता हूं तो भाग देने के बाद से जो भागफल आ रहा है अगर वो एक क्रम के बाद वो बंद हो जाए, मतलब बार बार रिपीट ना हो, तो उसे शांत दशमलव कहा जाता है। और अगर एक ही अंक बार बार रिपीट हो और उसका कोई अंत ना हो तो उसे अशांत दशमलव कहा जाता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है 7/18, यानी कि 18 में से हमें किससे भाग देना है, 7 से। तो देखिए ये भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो मैंने उतार दिया, एक जीरो उतारा तो एक दशमलव लगा दिया। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 18 36 18 तिया 54, ठीक है, 3 बार में जाएगा तो ये 54 हो जाएगा। और ये 6 बच गया, यहाँ 6 में से 16 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर जीरो लगा रहा हूँ। अब 8 बार में जाएगा, ये 8 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 144 हो जाएगा। अब देखिए 144 को जब मैं फिर घटाऊंगा तो फिर 16 बच जाएगा। यहाँ पर भी 16 बचा था, फिर जीरो लगाएंगे तो फिर 160 हो जाएगा। वही कंडीशन फिर रिपीट हुआ, यानी फिर से 8 बार में ले जाना होगा, फिर से 144 आएगा, फिर 16 शेष बचेगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 8 बार में जाएगा, फिर 144 होगा, फिर 16 शेष बचेगा। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी और ये 8 का सिलसिला अनंत तक चलता रहेगा, मतलब कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो वही मैंने आपको बोला था कि शांत दशमलव उसको बोला जाएगा जिसका अंत हो जाए, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट ना हो। चूंकि ये एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसलिए शांत दशमलव नहीं है। पहला विकल्प गलत हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया गया है, कितना दिया गया है, 11 में भाग देना है 250 का, ठीक है। तो देखिए 250 से मैं भाग देता हूं किसमें, 11 से। देखिए ये भाग नहीं जाएगा तो पहले मैं एक जीरो लगाऊंगा तो यहां पर एक दशमलव लग जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक और जीरो लगाऊंगा तो एक जीरो लग जाएगा। और देखिए अब 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, फिर 100 यहां शेष बच जाएगा, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर ये 4 बार में जाएगा तो अब 1000 से 1000 ये पूरी माइनस होकर कट जाएगा। यानी कि देखिए अब ये संख्या आगे रिपीट नहीं हो रही है, ये फिक्स हो गया कि इतना ही पर इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल भागफल इतना ही होगा। यानी ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो इसे हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। यानी ये वाला शांत दशमलव का उदाहरण है, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। एक बार तीसरे को चेक कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि 21/28, ठीक है। देखिए 21 में भाग देना है किससे, 28 से। 28 से जब मैं भाग दूंगा तो देखिए भाग नहीं जाएगा तो यहां पर मैं जीरो लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद से जीरो लगाने की वजह से एक दशमलव लगाना होगा, फिर ये 7 बार में जाएगा। देखिए 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 4 यहाँ से बचा और 14 हो जाएगा। फिर एक जीरो उतारेंगे, अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। देखिए 8 5 40 के जीरो, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14। देखिए ये पूरा कट गया, यानी यहां तक जाकर के संख्या रुक गई। अब संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो इसे ही हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। यानी ये भी विकल्प नंबर 3 भी शांत दशमलव का उदाहरण है, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका सटीक जवाब होगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है विकल्प नंबर 2 और 3, विकल्प नंबर 2 और 3 शांत दशमलव का उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 547.527/000082 का मान x दिया गया है तो इतने का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोनों संख्याएं सेम है, बस दशमलव का डिफरेंस है। यहां पर देख लीजिए ये वाली जो संख्या है इसको मैं एज इट इज उतार रहा हूं। देखिए 547,527 डिवाइडेड बाई कितना है, 82 है। अब अगर हम किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए ये ऊपर वाला अंश बोला जाता है, नीचे वाला हर, अंश और हर में एक ही संख्या से भाग दे दे या फिर गुणा कर दे तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर मैं एक ही संख्या से भाग दूंगा, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी 10,000। देखिए 54 75 27 में 10,000 से मैं भाग दे रहा हूं और नीचे हर में भी 82 में 10,000 से मैं भाग दे रहा हूं। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि देखिए ये वाला पूरा इससे कट जाएगा और पहले वाला भिन्न हमको मिल जाएगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण फायदा आपको ये होगा कि देखिए
यहां पर मैं इस 3 जीरो से इसको काट दे रहा हूं और यहां पर दशमलव लगा दूंगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 547.527, ठीक है, और बटे 10 मैं रख रहा हूं। और यहां पर देखिए चार जो जीरो है, इसको अगर मैं इसके पहले दशमलव लगा इसके पहले भाग दे दूं तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.0082। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी एक होता है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 547.527 और ये एक वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई ये देखिए 0.0082 और गुणे 10 हो जाएगा। अब इतने का मान देखिए, इतने का मान क्या है, ये प्रश्न में दिया गया है, इतने का मान x है, तो यानी इसके जगह हम लोग x लिख सकते हैं, तो इसके जगह सिंपली मैं x लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई ये वाला जो 10 है वो बच जाएगा, यानी x बटे 10 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना मीटर दिया गया है, यदि इसे मानक रूप में अर्थात p गुणे 10⁻n के रूप में व्यक्त किया जाए तो p और n का मान क्रमशः क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोग इसको मानक तौर पर कैसे लिख सकते हैं, तो जो अंक है एक अंक के बाद दशमलव लगा करके और बाकी को 10 के घात लिखना है। तो देखिए यहां पर संख्या क्या दिया गया, 3, 8, 4 और उसके आगे 6 जीरो है। यहां तक क्लियर? अब देखिए मानक रूप ये कहता है कि हमें एक अंक के बाद तुरंत दशमलव लगा देना है, यानी कि 8, 4। अब देखिए कितने अंक यहां पर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 8 अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया है, तो इसके बाद 10 पर घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसी फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद से इससे सीधे कंपेरिजन कर दीजिए, तो ये वाला जो मान है वो p का मान हो जाएगा और 10 पर घात जो n था वो उसका मान 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी p का मान 3.84, दिए गए विकल्प में देखिए p का मान 3.84 और n का मान 8 होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा वाला पहले होगा और सबसे बड़ा वाला सबसे अंतिम में होगा। यहां पर देखिए सभी संख्याएं पॉजिटिव में हैं, केवल इन दोनों को छोड़ करके, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो पहले इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं कि छोटा कौन सा है। देखिए इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 3 यानी 8/5 हो जाएगा, वो भी माइनस में। और ये कन्वर्ट करेंगे सरल भिन्न में तो देखिए 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7/3 हो जाएगा माइनस में। अब इसको भाग दे दीजिए तो इसका मान आएगा 1.6 माइनस में, और इसको भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा 3 3 3 3 आएगा। यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या जो है, ये केवल डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली, इसलिए माइनस लगने की वजह से ये संख्या छोटी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा ये बड़ी है लेकिन ये छोटी है। कैसे? एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए मेरे ऊपर 100 रुपये का उधार है और आपके ऊपर 500 रुपये का उधार है, तो कर्ज किसके ऊपर ज़्यादा है? आपके ऊपर ज़्यादा है ना, कि क्योंकि आपको 500 रुपये पे करना है और मुझे मात्र 100 रुपये पे करना है। तो अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो समझिए वो उसके ऊपर कर्ज है, यानी इसके ऊपर ज़्यादा कर्ज है, यानी ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी क्रम में ये पहले वाला आएगा। यानी ये संख्या किससे आई थी? -2/1/3 से। -2 सही 1/3 से। देखिए इसमें -2 सही 1/3 दिया गया, इसमें दिया गया है, इसमें ये नहीं होगा हमारा उत्तर, यानी कि पहले और तीसरे विकल्प में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला भी दिया गया है तो ये ठीक है। उसके बाद से देखिए इसके बाद से हमारे पास 3 संख्या और बचा है। कौन कौन सा? 1/2, 2/5 और 2/5 पर घात 100। ये देख करके आप घबराइएगा नहीं, तुरंत बहुत आसान है। देखिए 1/2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। 2/5 की बात करें तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। और ये देखिए 2/5 पर घात 100 है। देखिए अगर 0.4 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 पर घात 100 है। देखिए 0.4 का जब हम लोग 0.4 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आएगा 0.16। ये देखिए ये वाली जो संख्या थी 2/5, इसका मान था 0.4, और अगर 2/5 का मैंने स्क्वायर कर दिया यानी 2 बार गुणा किया तो 0.2 अंकों के पहले लग गया। अब जब तीसरी बार गुणा करेंगे तो 0.3 अंकों के पहले लगेगा। इसी प्रकार से दशमलव की संख्या पहले होती जाएगी, यानी जितना घात होगा उतना ही ये संख्या छोटी होती जा रही है। यानी कि इन तीनों में से अब सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी ये वाली संख्या हो जाएगी, यानी 2/5 पर घात 100 ये तीसरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि इसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा। और उसके बाद से देखिए
2/5 का मान 0.4 था, तो यानी उससे बड़ा ये वाला हो जाएगा, और अंत में सबसे बड़ा जिसका मान 0.5 था, ये अंत में सबसे बड़ा 1/2 हो जाएगा। यानी हमारा सही क्रम क्या होगा? विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि एक संख्या यहां पर दी गई है जो कि 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो x एक अंक है, तो x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, किसी भी संख्या का 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों के योग का मान जो है या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। चलिए संख्या को मैं यहां पर लिखता हूं, 7, 8, x, 3, 9, 4 और 5। देखिए यहां पर अंकों का नंबर कितने स्थान पर आया वो मैं लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने बोला था विषम स्थान पर अंकों का योग। विषम वाले अंक कौन कौन से हैं? 7 प्लस x प्लस 9 और प्लस 5, यानी कि देखिए 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21 प्लस x हो जाएगा विषम वाले स्थान पर अंकों की संख्या। सम वाले स्थान पर अंकों की संख्या का योग निकालिए, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, यानी कि इसमें से मैं 15 घटा देता हूं, तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ रहा है आपका, देखिए इसका मान आ जाएगा आपका 21 में से 15 जाएगा तो 6 प्लस x आएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि या तो इसका मान 0 आता या तो 11 का गुणक आता। अब इसका मान 0 तो आया नहीं, यानी 11 का जो सबसे छोटा गुणक होगा वो प्राप्त करने के लिए इसका मान 11 होना चाहिए, और इसका मान 11 तभी होगा जब x का मान कितना होगा? 5 होगा। यानी x का मान कंफर्म हो गया कि x का मान 5 होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए x-3 का होल स्क्वायर प्लस 5x-3 प्लस 4 का गुणनखंड क्या होगा। यहां पर मैं मान ले रहा हूं कि x-3 जो है वो a के बराबर है। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x-3 था वहां मैं a लिख दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a² प्लस 5a प्लस 4। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए देखिए 5 का गुणा इस प्रकार से 5 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि यहाँ पर जोड़ या घटा करके इसका मान 5 आ जाए और गुणा करने पर इसका मान 4 आना चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे? देखिए अगर हम लोग ऐसे लिख दें, a² प्लस 4a प्लस a प्लस 4, तो इसका मान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 5a का 5 रह गया। ठीक है, यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँगा तो a प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँगा तो a प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए a प्लस 4 दोनों ब्रैकेट से मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए a प्लस 4 एक पहला गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड a प्लस 1 हो गया। a का मान हमने कितना माना था? x-3। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह x-3 मैं रख देता हूँ, x-3 और प्लस 4, तो इसका मान क्या आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा, और इसके में a की जगह x-3 अगर मैं रख देता हूँ, x-3 प्लस 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा? x-2 आ जाएगा। यानी कि पहला गुणनखंड x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड x-2 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर दिया गया है x-2। देखिए एक गुणनखंड हमारा x-2 आया था, यानी विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि x पर घात a² बटे x पर घात b² बराबर x पर घात 12 है, जहां x का मान 1 से बड़ा है और a माइनस b का मान 3 दिया गया है, तो a प्लस b का मान हमसे पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है? x पर घात a² डिवाइडेड बाई x पर घात b² इज इक्वल्स टू x पर घात 12 दिया गया है। अब घातांक के नियम से अगर आधार समान है और भाग में है तो घात ऊपर जाकर के घट जाता है, यानी कि x पर घात a² माइनस b² हो जाएगा। कैसे? ये नीचे वाला घात ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। इतने का मान कितना दिया गया? x पर घात 12 दिया गया। यहाँ पर देखिए दोनों आधार समान है, यानी घात भी आपस में समान होंगे, यानी कि a² माइनस b² इसका मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस b एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। a माइनस b का मान हमें 3 दिया गया है और इसका मान कितना था? 12 था। a माइनस b की जगह मैं 3 रख दूंगा और 3 रख दूंगा, तो ये जो इधर गुणा में है इधर जाकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि 12 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान 12 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 4। ये किसका मान है? a प्लस b का मान आ जाएगा 4। हमसे प्रश्न में a प्लस b का मान ही पूछा गया था, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 विकल्प 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है a माइनस बी बराबर 7 है और a² प्लस b² का मान 29 दिया गया है, तो 1/a माइनस 1/b का मान क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। क्यों? आगे आपको पता चलेगा
क्या हमें बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 49 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें कितना दिया गया है, 29 दिया गया है, तो इसके जगह मैं सीधे 29 रख देता हूं और माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए माइनस 2ab एज इट इज रखता हूं और इसको इधर पक्षांतर करके माइनस हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 20, यानी ab का मान क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखिए a माइनस बी का मान हमें 7 दिया गया था, तो a माइनस बी का मान हमें कितना दिया है, 7 दिया गया है। अब इस वाले इक्वेशन से मैं उठा करके सीधे भाग दे रहा हूं, तो ए बी यहां हो जाएगा और माइनस 10 यहां पर हो जाएगा। अब देखिए इसको जब भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल्स टू माइनस 7/10। दोनों तरफ मैं माइनस से गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है, या फिर सीधे कह लीजिए कि इधर से माइनस मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ये प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसका मान क्या आ जाएगा, 1/a माइनस 1/b हो जाएगा बराबर 7/10 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 7/10 इस यही हमसे पूछा गया था, 1/a माइनस 1/b का मान यही हमारा आ गया और इसका मान कितना है 7/10। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 7/10 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मान लीजिए p का मान इतना है, q का मान इतना है और r का मान इतना है, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एज इट इज जो p q और r का मान दिया गया इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले p दिया गया है तो p का मान इतना है, सबको मैं लिख लेता हूं। देखिए 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 7y टू द पावर 4। उसके बाद q दिया गया, q का मान ये है तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, तो x पर घात 4 प्लस 3x क्यू वाई क्यूब माइनस 5y पर घात 4, ठीक है। इसके बाद से देखिए माइनस r दिया गया, यानी इस पूरे इक्वेशन में मैं r से माइनस से गुणा करके लिख देता हूं, यानी कि माइनस 3x टू द पावर 4, फिर ये प्लस हो जाएगा 4x क्यू वाई क्यूब माइनस 2y टू द पावर 4। ये इक्वेशन के जो चिन्ह है वो आपस में बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया था, माइनस का मैंने गुणा कर दिया इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए x के घात जो 4 है उन सबको पहले मैं अरेंज करता हूँ, ये है, उसके बाद से देखिए ये है, इन सबको देखिए यहाँ पर 2 है और ये 1 3 हो जाएगा और ये -3 है, यानी ये सब कट करके 0 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एक्स क्यू वाई क्यू वाले को एक जगह करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यू वाई क्यू है और यहाँ पर एक्स क्यू वाई क्यू है। यहाँ पर देखिए एक ये है और 3 एक ये है और ये एक 4 है, 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर ये माइनस में था और ये दोनों प्लस में है, 7 में से एक जाएगा यानी 6 एक्स क्यू वाई क्यू बच जाएगा, यानी ये वाले टर्म भी सब खत्म हो गए। उसके बाद से देखिए y पर घात 4 वाला देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये दोनों माइनस में है, 5 2 7 और ये भी 7, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी हमारा मान क्या आएगा, हमारा मान सिर्फ 6x क्यूब वाई क्यूब आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 6x क्यूब वाई क्यूब इसका एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक भिन्न दिया गया है, यदि 7 माइनस एक्स बटे 5x प्लस 1 बराबर इसका मान 3 दिया गया है तो इतने का मान क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंपली इसको तिर्यक गुना करके हम लोग x का मान पहले निकाल लें और जो भी x का मान आएगा इस इक्वेशन इस भिन्न में रह करके पूरे का मान हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसका तिर्यक गुना मैं करता हूँ, तो पहले तो एज इट इज अंश वाला मैं लिख देता हूँ, 7 माइनस एक्स बराबर 5 तिहाई 15x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स था, इधर आकर के प्लस में जुड़ जाएगा यानी 16x और ये 7 यहाँ पर देखिए 3 प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा यानी कि 4 बचेगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, x का मान 1/4 आ जाएगा। अब इस भिन्न में रखिए x का मान 1/4, तो देखिए 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा माइनस में 3/4 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस का 5/3 उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 माइनस का 5/3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि प्रेक्षणों x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का माध्य 15 दिया गया है तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5, इनका माध्य 15 दिया गया, यानी सबको जोड़ करके 5 से भाग देने पर इनका माध्य 15 है। सबको जोड़ देते हैं तो देखिए टोटल पहले 5x तो ऐसे हो जाएगा, उसके बाद से देखिए यहाँ पर 3 6 9 9 9 18 18 और 12 30 और टोटल
5 संख्या थी तो 5 से मैं भाग दे रहा हूँ, ऊपर 5 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, ये इससे कट जाएगा। इसका मान कितना दिया गया है, माध्य का मान 15 दिया गया है, यानी कि x प्लस 6 बराबर 15, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहले 3 संख्याओं का माध्यम से पूछा गया था, पहले 3 का। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x है तो सीधे 9, दूसरी संख्या x प्लस 3 है यानी कि 9 प्लस 3 यानी 12, तीसरी संख्या x प्लस 6 है यानी कि 9 प्लस 6 यानी कि 15। अब इन सबको जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए, वही हमारा उत्तर होगा। 9 और 12 21, 21 5 26 और 10 36 हो जाएगा, और बटे 3। क्यों 3 मैंने किया, क्योंकि तीनों का माध्य निकालना था, यानी कुल योग बटे कुल अंकों की संख्या 3 से मैंने भाग दे दिया तो इसका मान आएगा 12। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर 2 12 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 52 ताशों की एक मानक गड्डी में से एक कार्ड रैंडमली यानी कि यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उसे चुने हुए कार्ड के एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, एक ताश की गड्डी में बादशाह की कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बादशाह नहीं चुनना है, यानी कि टोटल 52 में से 4 बादशाह को हटा देंगे तो अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 48 कार्ड ऐसे होंगे जिस पर बादशाह नहीं होगा। और यहाँ पर हमसे प्रायिकता पूछा गया था तो कुल कार्डों की संख्या 52 से हम लोग भाग दे देंगे। देखिए अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, और इसको 4 से काटें तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, यानी 12/13 हमारा सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 330 मीटर, यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट है, ये मीटर में दिया गया है, इंग्लिश वाले प्रश्न में ये क्लियर किया गया था। 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये एक पहिया है और ये इस प्रकार से रोड पर चल रहा है। कुल रोड की यहाँ पर अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 330 मीटर दिया गया है, और ये पूछा जा रहा है कि ये पहिया पूरा घूम घूम करके कितना चक्कर लगाएगा ताकि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर ले। तो देख लीजिए ये पहिया मान लीजिए यहाँ से शुरू करके इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो ये वाला पोजीशन फिर से जब यहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर फिर से ये पोजीशन रिपीट हुआ तो ये पूरा एक चक्कर लगा लिया होगा, और एक पूरा चक्कर जो होगा वो इसकी परिधि के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसकी परिधि हम लोग निकाल लें तो एक चक्कर का माना जाएगा, और उस परिधि से इस टोटल दूरी को अगर हम लोग भाग दे दें तो कुल चक्करों की संख्या आ जाएगी। लेकिन ध्यान ये देने वाली बात है कि जो हम लोग परिधि निकालेंगे वो सेंटीमीटर में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यास सेंटीमीटर में दिया गया है और जो टोटल दूरी है वो मीटर में दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परिधि निकालते हैं। परिधि क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। यहाँ देखिए 2 और आर का गुणा करके व्यास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी d इंटू पाई। मैंने व्यास में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमको व्यास का मान दिया था। व्यास का मान कितना दिया है, 105 दिया है, और पाई का मान हमको 22/7 दिया है। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे तो 15 सत्ते 105। अब 15 गुणे 22, 15 से गुणा करिए, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटीमीटर उसका परिधि आ गया। अब कुल चक्करों की संख्या हम लोग कुल टोटल दूरी यानी 330 मीटर में दिया था, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर देखिए एक परिधि की लंबाई कितनी है, परिधि कितनी है 330, ये सेंटीमीटर में था, ऊपर भी सेंटीमीटर हो गया नीचे भी, यानी ये इससे कट जाएगा, यानी टोटल चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 100 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, एक बेलन कुछ इस प्रकार से है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या 7 दी गई है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई 12 दी गई है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए एक अन्य बेलन बनाया जाता है। एक और दूसरा बेलन बनाया गया है जिसमें इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को बदल दिया गया। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 12 हो गई, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई 7 हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या थी अब इसकी ऊंचाई बन गई है, और जो इसकी ऊंचाई थी अब इसकी त्रिज्या बन गई है, परस्पर बदल दिया गया है। तो अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है इन दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और R1 H1 कर देंगे, और दोनों का अनुपात पूछा गया था तो पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब R1 स्क्वायर H1 बटे R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। सबका मान दिया गया, देखिए R1 का मान कितना दिया गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 गुणे 7, और गुणे H1 का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया। और नीचे देखिए R2 स्क्वायर, R2 का मान कितना है, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12, और H2 का मान कितना है, 7 है। देखिए 7 से ये 7 कट गया, 12 से ये 12 कट गया, अनुपात क्या आ जाएगा, 1:7 ये बचा है और नीचे 12 बचा है, तो 7:12 होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि किसी वर्ग ए का क्षेत्रफल
एक वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वर्ग ए का क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और बी का क्षेत्रफल जो कि एक वृत्त है, बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये दोनों बराबर कहा गया है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का मैं वर्गमूल ले लेता हूं, तो जब दोनों पक्षों का मैं वर्गमूल लूंगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर अंडर रूट पाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब हमसे बोला गया था कि ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा। ए और बी का परिमाप, ए क्या था, वर्ग था, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और बी क्या था, बी वृत्त था, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इतने का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये मिल चुका है और इसी के हेल्प से हमें इतने का मान निकालना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो ए दिया गया है, ए का मान हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर ए के जगह हम लोग इतने का मान रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 और ए के जगह ये मान रख देंगे, यानी कि आर अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर से आर कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये देखिए ऊपर क्या बचा, 2 अंडर रूट पाई, और नीचे क्या बचा, पाई बचा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पाई गुणे अंडर रूट पाई। यहाँ तक क्लियर। एक अंडर रूट पाई से एक अंडर रूट पाई कट जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 बटे अंडर रूट पाई। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 2 अनुपात अंडर रूट पाई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए SAS सर्वांग समता नियम द्वारा, SAS का मतलब क्या हो गया, S का मतलब होता है साइड और A का मतलब होता है एंगल, यानी कि देखिए पहले भुजा फिर एंगल फिर भुजा, ये बराबर होगा 2 त्रिभुजों में। ठीक है, आगे पढ़िए। त्रिभुज ABC की बात की गई है और त्रिभुज PRQ की बात की गई है। सिद्ध करने के लिए AB बराबर PR और BC बराबर QR के अतिरिक्त हमें क्या दर्शाना होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 त्रिभुज की बात की गई है। पहला त्रिभुज है ABC, A B और C, और दूसरा त्रिभुज क्या है, PR क्यूब। दूसरा त्रिभुज है PR और क्यूब। ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में सर्वांगसम है, किस नियम से, SAS, यानी कि भुजा एंगल और भुजा। तो पहले देखिए AB की बात की गई है, वो किसके बराबर होगा, PR के बराबर, यानी ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एंगल क्या होगा, ABC में एंगल इसकी बात की गई है और इसमें PRQ में एंगल जो होगा वो R होगा। ठीक है, और दूसरा जो भुजा है BC बराबर QR होगा, यानी कि BC बराबर QR ये इसके बराबर होगा। यानी कि ये दोनों तो हमें प्रश्न में ही दिए गए हैं। पूछा गया है कि इसके अतिरिक्त क्या दर्शाना होगा, तो इसके अतिरिक्त कोण दर्शाना होगा, यानी कि कोण B जो है वो कोण R के बराबर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 कोण B बराबर कोण R इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प को चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं द्वारा अद्वितीय रूप से निर्धारित हो जाता है। अद्वितीय यानी कि यूनिक की बात की जा रही है, यानी कि एक त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं का माप हमें दिया गया है तो हम लोग एक यूनिक त्रिभुज बना सकते हैं। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही जवाब होगा। दूसरा कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं दिए रहने पर उसकी अद्वितीय रूप से रचना नहीं की जा सकती, यानी कि यूनिक चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए एक चतुर्भुज के 4 भुजाएं दी गई हैं, तो हो सकता है उसी 4 भुजाओं से आयत बन जाए, हो सकता है उसी 4 भुजाओं से आपका समानांतर चतुर्भुज भी बन सकता है, यानी कि ये यूनिक नहीं होगा। इस वजह से यही कहा जा रहा है कि अद्वितीय रचना नहीं की जा सकती। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही होगा, यानी दोनों विकल्प इसके सही हैं। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक आयत की 2 सममित रेखाएं होती हैं। सममित रेखा यानी कि सिमेट्री लाइन की बात की जा रही है। मान लीजिए ये आयत है, अगर इसको ऊर्ध्वाधर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इस वाले पार्ट के इक्वल है, यानी कि एक सिमेट्री लाइन तो ये हो गई, और अगर इसको मैंने क्षैतिज इस प्रकार से काटा तो ये वाला जो पार्ट है पूरा इसके इक्वल होगा, यानी दूसरी सिमेट्री लाइन ये हो जाती है। यानी आयत में 2 सिमेट्री लाइन होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। यहाँ पर कारण की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज की सममित रेखाएं भी 2 होती हैं। समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है समांतर चतुर्भुज।
तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, ये देखिए, अगर मैंने ऊर्ध्वाधर काटा तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्री लाइन नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर इस तरीके से काटा तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं माना जाएगा, सिमेट्री नहीं है, इस वजह से ये भी सममित रेखा नहीं होगी। यानी कि समानांतर चतुर्भुज में एक भी सममित रेखा नहीं होती, सिमेट्री लाइन नहीं होती, और इसमें कहा जा रहा है कि 2 होती है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए सही है और आर गलत है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए सत्य है परंतु आर असत्य है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि n बराबर f प्लस v दिया गया है, जहां f और v क्रमशः 30 किनारों वाले एक बहुफलक के फलक हैं और जो v है वो शीर्ष की संख्या को निरूपित करता है, तो हमसे पूछा गया है 2n प्लस 1 का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, किसी भी बहुफलक का जो सूत्र होता है फलक और उसके बाद से उसके शीर्ष और किनारे में, वो ये होता है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है फलक प्लस यहाँ पर हो जाएगा शीर्ष बराबर यहाँ पर हो जाएगा किनारा प्लस 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। फलक प्लस शीर्ष बराबर किनारा प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर हमें किनारों की संख्या कितनी दी गई है, 30 दी गई है, यानी किनारे की जगह 30 रख दूंगा और यहाँ पर 2 रख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, f प्लस v का मान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। f प्लस v का मान कितना आ रहा है, f प्लस v का मान आ रहा है 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए f प्लस v का मान कितना था, n था, तो इसके जगह मैं n रख देता हूँ, n का मान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है 2n प्लस 1 का मान, तो n का मान इतना है, तो 2n प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 और 1 65 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 65 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भुजाओं की समान संख्याओं वाले 2 बहुभुजों की सर्वांग समता के लिए निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करिए। पहला दिया गया उनकी संगत भुजाएं बराबर है और दूसरा दिया गया उनके संगत कोण बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था त्रिभुज वाले में कि 2 भुजाएं बराबर बताई गई थी और एक उनके बीच का कोण बराबर बताया गया था। वहीं दोनों विकल्पों को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, दोनों विकल्प इसके सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प 3 में दिया गया है S1 और S2 दोनों सही है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार आयतों और वर्गों को समानांतर चतुर्भुज नहीं मानते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इन छात्रों की सहायता के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि समानांतर चतुर्भुज आयत और वर्ग बच्चे नहीं मान पा रहे हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक दूसरे के समानांतर होती है। अगर आयत की बात करें तो आयत की भी गुण इससे मिलते हैं, आमने सामने की भुजा है और एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है और एक दूसरे के पैरेलल है। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में भी तो देखिए आमने सामने की भुजा एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है और बराबर है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ गुण मिल रहे हैं, यानी कि जो आयत है और वर्ग है वो समानांतर चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। अब ये बच्चे इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प दिया गया है, छात्रों को बताना चाहिए कि आयतों और वर्गों के गणितीय गुण समानांतर चतुर्भुज से विभिन्न होते हैं। विभिन्न यानी कि अलग करने की बात की जा रही है। यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी में समानता दिखाना है और ये पहला विकल्प उसमें असमानता दिखा रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इस चर्चा को नहीं करना चाहिए क्योंकि माध्यमिक विद्यालय के छात्र सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे को कम आंका जा रहा है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और यहाँ पर बच्चे को कम आंका जा रहा है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि माध्यमिक में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं, उनका मानसिक स्तर इतना हो जाता है कि बच्चे इसमें समानता को ढूंढ पाए, ठीक है, तो ये भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले शिक्षकों को ऐसे छात्रों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि ऐसी अवधारणाओं को प्राथमिक कक्षा में करवाया जाता है। अब मान लीजिए प्राथमिक में कोई किसी कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाया, तो आप माध्यमिक में यानी कक्षा 6 से 8 में जब बालक आए तो आप उसको मना थोड़ी कर देंगे कि आपने 1 से 5 तक क्या पढ़ा है या फिर क्यों नहीं पढ़ा है। आप उसको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ये विकल्प कह रहा है कि प्राइमरी में ही पढ़ाया जाता है, इस वजह से अपर प्राइमरी में आप नहीं बताएंगे, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक समान गणितीय गुण परंतु विभिन्न भौतिक लक्षण वाली विभिन्न हस्त कौशल सामग्री बच्चों को दी जानी चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। कैसे? एनसीएफ 2005 बच्चों को गणित उनके परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है, उनके दैनिक जीवन से जोड़ करके बताने की बात करता है। तो जब बच्चा हस्त कौशल यानी कि हाथ से निर्मित सामग्रियों
को देखेगा, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को देखेगा, तो दैनिक जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में वो संरचना को समझ पाएगा। और इन सभी आकृतियों के समान गणितीय गुण हैं। यही यहाँ पर भी सबकी प्रॉपर्टी लगभग एक समान थी, ठीक है, लेकिन सबका लक्षण अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए समानांतर चतुर्भुज के कुछ लक्षण अलग है, प्रॉपर्टीज कुछ समान होती हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके बात की जा रही थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और मूर्त अवस्था में बच्चों को सामग्री दी जा रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित प्रयोगशाला गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, मैथमेटिकल लेबोरेटरी की बात की जा रही है जिसमें बच्चे को गणितीय संक्रियाएं सिखाई जाती हैं, ठीक है। देखिए आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में होना चाहिए, तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें बालक की बात की जाएगी। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए वे शिक्षक को खाली समय देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बालक की बात ही नहीं की जा रही है, केवल शिक्षक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर शिक्षक के लिए खाली समय मिल रहा है या ना मिल रहा है, उसके लिए आसान है या फिर कठिन है, ये सब बात निगेटिव सेंस में होते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में बालक की बात होनी चाहिए, ना कि टीचर की बात होनी चाहिए। तो ये विकल्प शिक्षा की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वे प्रवेश के लिए अधिक छात्रों को आकर्षित कर विद्यालय की सहायता करती है। अब यहां पर देखिए फिर से किसकी बात हो रही है? विद्यालय को प्रॉफिट दिलाने की, कि विद्यालय में एडमिशन होंगे। तो ये भी विकल्प संकुचित है, क्योंकि विद्यार्थियों को इसमें विद्यार्थियों की बात नहीं की जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा का यह विरोध है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वार्षिक निरीक्षण के समय वे विद्यालय के प्राप्तांकों को सुधारने में सहायता करती है। फिर से विद्यालय की बात की जा रही है, बालक की बात नहीं की जा रही, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वे अधिगमकर्ताओं को, अब यहां पर बालक की बात की जा रही है, को गणित में प्रयोग और अन्वेषण के अवसर उपलब्ध कराती है। अन्वेषण यानी कि खोज करने के बारे में कहा जा रहा है। बच्चे एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये मानती है कि बच्चे अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से ही अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो एक तो यहाँ पर बालक सक्रिय है, और क्योंकि खुद प्रयोग कर रहा है और खुद खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहा है, और ये बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैन हील के ज्यामितीय तर्क के स्तरों को नीचे दिया गया है, वे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित की गई है। यादृच्छिक यानी कि रैंडमली ये सीरीज दिया गया है। हमसे इसका सही क्रम पूछा जा रहा है कि वैन हील का ज्यामितीय तर्क का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसका सही क्रम क्या होगा। चलिए, सबसे पहले वैन हील ने बताया था कि बच्चे आकृतियों को उसकी बनावट के आधार पर या फिर भुजाओं की संख्या के आधार पर पहचानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 आकृतियां मैंने दिया है, एक आयत है, एक वर्ग है, लेकिन बच्चा इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। बच्चे को यह लगता है कि 1 2 3 4, और वर्ग में देखिए 1 2 3 4। बच्चे को जब शुरुआती स्टेज में रहता है तो उसे यह लगता है कि दोनों में 4 भुजाएं हैं, इसलिए वो दोनों को समान मानता है, दोनों को चतुर्भुज बोलता है, ठीक है। जबकि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा सा और चीज़ों को सीखता है आकृतियों के बारे में, तब वो गुणों के आधार पर विश्लेषण करता है। यहाँ पर देखिए ये केवल बनावट के आधार पर बच्चे ने देखा कि इसमें 4 भुजा थी, इसमें भी 4 भुजा थी। तो बनावट के आधार पर अगर वर्गीकरण करेगा तो वो पहला स्टेज होता है जिसे दृश्यीकरण कहते हैं, और दूसरा स्टेज विश्लेषण स्तर होता है जिसमें बच्चे जो आकृतियां हैं उसके गुणों के आधार पर, अब देखिए इसका गुण क्या है आयत का, कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग का प्रॉपर्टी क्या है कि इसके चारों भुजाएं बराबर होती है। अब दोनों में अंतर हो गया, किस वजह से अंतर हुआ? इसके गुण के आधार पर। तो पहले दृश्यीकरण यानी कि आकृतियों को देख करके बच्चे पहचानते हैं, ठीक है, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरे नंबर पर देखिए आकृतियों के भागों का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण दूसरे स्तर पर आता है, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बच्चे क्या करते हैं कि इसके बीच में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। संबंध बनाने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखिए अगर बच्चा ये कहे कि इसकी जो लंबाई है इसके चौड़ाई के बराबर हो जाए, ध्यान से समझिएगा, आयत की जो लंबाई है अगर चौड़ाई के बराबर हो जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। यानी कि आयत और वर्ग में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर आयत की लंबाई आयत के चौड़ाई के बराबर हो जाए तो आयत और वर्ग बिल्कुल समान हो जाएगा। यही होता है आकृतियों में संबंध पहचानना। तो ये तीसरे स्टेज में होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए चौथे स्टेज में क्या होगा कि अब बच्चा निगमन तर्क और औपचारिक उत्पत्ति कर लेता है। निगमन तर्क मतलब कि नियम तक बच्चा पहुंच जाता है। जैसे कि देखिए यहां पर क्या था कि आयत का जो एक तरीके से परिमाप होता है, क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये चौथे स्तर पर बच्चा इस सूत्र को समझने लगता है, इस सूत्र की उत्पत्ति भी कर लेता है कि आखिर ये आया कहाँ से है, क्योंकि बच्चे को पता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार लंबाई आया है तो 2 बार लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई आया है तो 2 बार चौड़ाई। यहाँ से बच्चे ने 2 कॉमन लिया, अब लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो ये निगमन स्तर कहा जाता है। ये
कितने नंबर पे आता है? ये चौथे स्तर पर आता है, ठीक है। अंतिम में स्वयं सिद्ध तर्क आता है, यानी कि बच्चा अब खुद से अमूर्त चिंतन करने के लिए सक्षम हो जाता है। आकृतियों के बारे में जो कुछ पहले से सिद्ध नहीं है उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करने के लिए एक तरीके से तत्पर हो जाता है। तो ये अंतिम स्तर होता है, ये 5वें नंबर पर आएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना? देखिए हमारा क्रम बना है 2, उसके बाद से 5, उसके बाद से 1, उसके बाद से 4 और अंत में 3। दिए गए विकल्प में देखिए 2, 5, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 2, 5, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवि निम्नलिखित चरणों को अपना करके एक बीजीय समीकरण हल करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, इसको हल करने के लिए पहले बच्चे ने क्या किया कि 2x इधर ही रखा और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से देखिए इन्होंने क्या किया है, इसमें से घटा करके इतना आ गया और उसके बाद से x को यहीं x दोनों तरफ इन्होंने 2 से भाग दे दिया है, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया है। इस तरीके से x का मान 6 आ गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कौन सी विधि अपनाई है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे ने ट्रांसफर किया था, यानी स्थानांतरण किया था। इसी को ट्रांसपोजिशन कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी का दूसरा नाम दिया गया है स्थानापन्न। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंकड़ों के प्रबंधन में माध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के संबंध में छात्रों में आमतौर पर पाए जाने वाली भ्रांति यानी मिसकॉन्सेप्शन कौन सा है? चारों विकल्पों में से। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि माध्य की गणना में आंकड़ों का क्रम असंगत है। असंगत मतलब कि जैसे कि हम लोग जब मध्यांक निकालते हैं यानी मध्य का अंक, तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो कोई भी क्रम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी पदों को जोड़ करके और पदों की संख्या से भाग देते हैं। तो ये कहना कि क्रम असंगत होता है, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है यानी भ्रम की स्थिति इससे उत्पन्न होगी नहीं, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि किससे बच्चे भ्रमित होते हैं या फिर जिसकी वजह से बच्चे में मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो सकता है। तो ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, मध्य आंकड़ों में अत्यंत बड़े एवं अत्यंत छोटे मूल्यों से प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए 5 पद हैं, 5 पद में अगर सबसे बड़े पद को आप हटा दीजिए तो समांतर माध्य तो परिवर्तित हो ही जाएगा ना, यानी कि प्रभावित होगा। और अगर सबसे छोटे पद को सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा या फिर किसी भी पद को जब आप हटाएंगे तो ये पूरी तरीके से प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, माध्य का परिकलन समुच्चय के सभी अंकों के योग द्वारा योगफल को मौजूदा अंकों की कुल संख्या से विभाजित करने से मिलता है। ये तो बिल्कुल ही समानांतर माध्य का एक तरीके से परिभाषा है कि सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये तो बिल्कुल सही है, मिसकॉन्सेप्शन इसकी वजह से होगा नहीं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस में था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आंकड़ों का संदर्भ चाहे जो भी हो, माध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति मापक के रूप में हर जगह उपयोग होता है। ये मिसकॉन्सेप्शन को डेवलप कर सकता है बच्चे के माइंड में। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर निगेटिव सेंस में है, और चूंकि हमसे निगेटिव ही पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में प्रश्न पूछना एक शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में उपयोग के विषय के लिए अति उपयुक्त है? ध्यान से समझिएगा, हमसे ये सीधे शब्दों में ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है या नहीं, कौन सा ऐसा विकल्प है जो उसको सही तरीके से व्याख्या करता है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में अनुशासन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, प्रश्न पूछने से कक्षा जो है इंटरेक्टिव बनता है, यानी बच्चे भी सक्रिय होते हैं। और ये बोला जा रहा है कि प्रश्न का उपयोग कम करना चाहिए। जब तक एज ए टीचर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में आप जान कैसे सकते हैं? प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न ही तो पूछा जाता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये विकल्प कह रहा है कि प्रश्न कम से कम करना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इसका उपयोग प्रतिभाशाली छात्रों के आकलन रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली बच्चों से प्रश्न पूछने की बात की जा रही है, तो जो कमजोर बच्चे हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, जो कि समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कमजोर हैं, या फिर सामान्य हैं, या फिर किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहे हो, किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहे हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है। और ये विकल्प उनमें भेदभाव कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, प्रश्नों को यथासंभव कम रखना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को गणित के लिए भय
उत्पन्न करता है। देखिए कम, फिर से निगेटिव सेंस में आ गया कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछने चाहिए ताकि बच्चा इंटरेक्टिव हो कक्षा में, और प्रश्नों के माध्यम से बच्चे का आकलन किया जा सकता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं। और यहाँ पर यह विकल्प कह रहा है कि प्रश्न को कम रखना चाहिए, कम पूछना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में गणित में के प्रति भय उत्पन्न करता है। अब जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो गणित से डरने लगेगा, धीरे धीरे गणित के प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो जब बच्चे से आप प्रश्न पूछेंगे तो जो मिसकॉन्सेप्शन उसके माइंड में है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं और उसके बाद उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर सकते हैं। तो प्रश्न ज्यादा पूछना चाहिए और यह विकल्प कह रहा है कि कम पूछना चाहिए। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए, जब आवश्यक हो तब इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के विचारों को अभिव्यक्त करने में और विवेचनात्मक चिंतन को सुधारने में सहायता करता है। विचारों को अभिव्यक्त करना मतलब कि बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है कक्षा में। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब इंटरेक्शन करते हैं तभी उनका अर्थपूर्ण अधिगम होता है। साथ ही साथ यहां पर विवेचनात्मक चिंतन की बात की जा रही है, यानी बच्चे किस प्रकार से सोच पा रहे हैं, किस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है। जब मान लीजिए बच्चे ने कोई विवेचनात्मक चिंतन करके अपने मन में कोई भ्रांति बना लिया, मिसकॉन्सेप्शन बना लिया, तो प्रश्नों के माध्यम से ही एज ए टीचर आपको पता चल पाएगा और उसके बाद बच्चे को फिर से आप रेमेडियल टीचिंग करा करके उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर सकते हैं, यानी कि उसको सुधारने में सहायता कर सकते हैं। यही विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही विकल्प बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि A/B और C/D दो भिन्न हैं जहां A/B 0 के बराबर नहीं है तो B/A क्या कहलाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये यहां पर दिया गया है A/B, ये एक भिन्न दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है B/A क्या कहलाएगा। देखिए अगर इन दोनों का मैं गुणा कर दूं तो ये B से B कट जाएगा और A से A कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा। यानी कि दो ऐसे भिन्न जिनका गुणा करने पर अगर गुणनफल 1 आता है तो वो परस्पर एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहे जाते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहे जाते हैं अगर दो भिन्नों का गुणा कर दिया जाए और उनका गुणनफल 1 आता है। तो देखिए दोनों को मैंने गुणा किया तो इसका गुणा कितना आया, इसका गुणनफल कितना आया, 1 आया, यानी कि ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहे जाएंगे। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में गुणात्मक प्रतिलोम की बात की गई, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में छात्रों को 1-1 सेंटीमीटर का ग्रिड यानी कि जाली पेपर दिया। कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं, और दूसरा दिया गया है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ये बोला जा रहा है कि एक मनन करने वाले शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त होगा। ध्यान से समझिएगा, एक तरीके से आप ग्रिड पेपर समझ सकते हैं जिसमें इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा खाना बना हुआ है, 1-1 सेंटीमीटर का वर्गाकार। ठीक है, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कितने आयत बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस प्रकार से इसकी लंबाई अगर हम लोग 8 रखें और इसकी चौड़ाई यानी छोटे छोटे खानों की संख्या 6 रखें तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8×6 48 आ जाएगा, और यानी कि 48 सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल हो सकता है। या फिर अगर इसकी ऊंचाई को 6 कर दें और इसकी आधार को मैं 8 कर देता हूँ फिर भी 48 आएगा। या फिर अगर इसको 2 कर देता हूँ और नीचे 24 कर देता हूँ, यानी कि 2 ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और नीचे 24 लाइन इस प्रकार से रखेंगे, तो इनका भी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 24 48 ही आएगा। यानी कि कई विधियां हो सकती हैं, यानी कि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके प्रत्येक बच्चा अलग अलग उत्तर निकाल सकता है। हमसे पूछा जा रहा था कि कितने आयत बनाए जा सकते हैं, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं, तो इसमें भी अलग अलग आयतों की संख्या हो सकती है। प्रत्येक बच्चा अपने मानसिक स्तर के हिसाब से चिंतन करके सोच रहा होगा। ठीक है, तो हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। चलिए विकल्पों पर ध्यान देते हैं, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। यह क्रियाकलाप अधिक उत्तम होता यदि शिक्षिका ने मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे होते जो ग्रीड पेपर के बजाय सूत्रों के द्वारा हल किए जा सकते थे। तो देखिए यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग जो होता है वो हमेशा संकुचित होता है। क्यों संकुचित होता है? इसलिए संकुचित होता है क्योंकि सूत्र के प्रयोग से बच्चे उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × लंबाई धन चौड़ाई होता है। बच्चा स्टार्टिंग से इस सूत्र का प्रयोग कर रहा है तो उसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं चलेगा कि आखिर आयत का परिमाप ये आया कहाँ से। किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि एक यहाँ पर देखिए एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, यानी 2 बार लंबाई आ गई, और एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, 2 बार चौड़ाई आ गई, यानी सभी को जोड़ करके 2 मैंने कॉमन ले लिया और L+B आ गया। यहाँ से ये सूत्र आता है। अब बच्चा डायरेक्टली अगर केवल सूत्रों का प्रयोग करेगा तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानेगा, इसलिए सूत्र निगेटिव सेंस में होते हैं। चौथा विकल्प निगेटिव हो गया।
तीसरा विकल्प देखिए, आयतों और वृत्तों की तुलना के लिए यह एक उत्तम क्रियाकलाप है। यहां पर वृत्त की तो बात ही नहीं की गई है, दोनों विकल्पों में सिर्फ और सिर्फ आयत की बात की गई है, तो वृत्त की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह क्रियाकलाप शिक्षक की आगमनात्मक विधि पर आधारित है। आगमनात्मक विधि क्या होता है? आगमनात्मक विधि में सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम तक बताया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, यहां पर पहले ही बता दिया गया कि आयतों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहां पर कोई उदाहरण नहीं बताया गया, इस वजह से यह आगमनात्मक विधि नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल के संबंधों की गहरी समझ को विकसित करना। यहां पर टीचर का टारगेट ही ये था कि देखिए, एक प्रश्न में उससे क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया और एक प्रश्न में उससे परिमाप के बारे में पूछा गया है, तो इससे बच्चे में क्षेत्रफल और परिमाप के संबंध की गहरी समझ विकसित की जा सकती है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे गणित को जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिडिल विद्यालय के स्तर पर निम्न में से कौन सा कथन गणित के शिक्षक का विकास दिखाता है? ध्यान से समझिएगा। एज ए टीचर कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि आपके अंदर मैथमेटिकल जो भी आप अधिगम करा रहे हैं बच्चों को, उसको लेकर के विकास दिखा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गणित और विषय वस्तु विशिष्ट शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। जाहिर सी बात है, गणित यानी कि कंटेंट की बात की जा रही है और शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी की बात की जा रही है। तो क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, दोनों महत्वपूर्ण है टीचर के लिए। मान लीजिए आपको कंटेंट पता है, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है, यानी सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करें तो भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, यानी कि यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, किसी भी दिए गए सूत्र को स्मरण करने की क्षमता। रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी वर्ड एनसीएफ 2005 के द्वारा निगेटिव माने गए हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, यह विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और छात्र के अधिगम पर मनन करना, यानी कि बच्चा किस प्रकार से सीख पा रहा है, अधिगम कैसे हो पा रहा है बच्चे का, उसके बारे में एज ए टीचर आपको जानना है कि बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। इसी को कहते हैं छात्र के अधिगम पर मनन करना। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो आप प्रोसेस अपना रहे हैं, जो आप विधि अपना रहे हैं, शिक्षण विधि अपना रहे हैं, वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, यानी कि ये भी बिल्कुल शिक्षक के विकास को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। चौथा देखिए, छात्रों को गणित ओलंपियाड में सफल होने के लिए तैयार करना। ये देखिए, ये संकुचित है, क्योंकि गणित बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका जो ब्रॉड सेंस है, एनसीएफ 2005 इसको इस प्रकार से कहता है कि बच्चे को दैनिक जीवन के लिए गणितीकरण तैयार करना, मतलब कि बच्चे के माइंड में गणितीकरण करना, यानी जो कुछ भी बच्चा देख रहा है अपने परिवेश में, अपने समाज में, वो सब कुछ गणितीय तौर पर सोच पाए, यानी कि गणितीकरण उसके चिंतन में लाना है। और यह विकल्प संकुचित था क्योंकि केवल एक परीक्षा में सफल होने के लिए बच्चे के तैयार करने की बात कर रहा था, इस वजह से ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि विकल्प क्या बना, देखिए ए और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है। दोस्तों, यहां से साइंस का पार्ट शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न, इसको हिंदी में मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसके टर्म थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजिंग वाले थे, इस वजह से मैं इंग्लिश वाले का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पर हमें कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी दिए गए हैं और उस प्रॉपर्टी के आधार पर इसका यूज कहां पर किया जाता है ये हमको मेल करना है। ठीक है, पहला दिया गया है मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है कि जिसे पीट करके बनाया गया हो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे सिल्वर पेपर का उपयोग मिठाई को लपेटने में, रैप करने में किया जाता है, और इसके अलावा एक तरीके से जो भोजन होते हैं हमारे, उसको गर्म रखने के लिए रैप करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पीट कर बना, जैसे जो लड्डू पर आप लोग पहले के, अब तो बहुत कम हो गया, पहले क्या होता था, लड्डू पर या फिर विभिन्न प्रकार की मिठाइयों पर सिल्वर पेपर बहुत पतला बारीक सा जिसे हम लोग खा सकते हैं, तो उसे पीट करके बनाया जाता था, यानी जो लचीला होगा। यहाँ पर मेलेबल का मतलब हो गया लचीला। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, रैपिंग फूड आइटम्स के लिए, यानी कि खाने वाली वस्तुओं को लपेटने में करते हैं। ठीक है, तो पहले ए का 3 हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा उच्च है, तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका प्रयोग करेंगे हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन अप्लायंस, यानी कि कोई ऐसा घरेलू उपकरण जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, यानी प्रकाश और उष्मा का गुड कंडक्टर। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोड्स में करते हैं, जो कि सेल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तभी तो वो जो चार्जेज हैं उसको फ्लो करेगा, यानी कि गुड कंडक्टर होगा तभी तो कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी विकल्प सही हो गया। चौथा देखिए, स्ट्रॉन्ग की बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग
यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे जो कि बहुत मजबूत होगा ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन। और एक ही बचा हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो इसका एक ही विकल्प बचा है, देखिए मेकिंग थर्मामीटर्स, यानी कि थर्मामीटर में जो हम लोग पारा का यूज करते हैं उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि क्रम क्या बना? देखिए हमारा क्रम बना ए का 3, उसके बाद से बी का 5, ए का 3, बी का 5, उसके बाद से सी का देखिए 1, उसके बाद से देखिए डी का 2 और अंत में ई का 4, यानी हमारा क्रम क्या बना? 35 124। चलिए दिए गए विकल्प में देखिए 35 124 किस में है? देखिए 3 5 35 हो गया और 1 2 और 4 124 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? ध्यान से समझिएगा, केवल विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। लेकिन आप देखिए के की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन 3 में विटामिन ए, डी और ई की बात की गई है। विटामिन ए, डी, ई वसा में घुलनशील होगा, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो देखिए बी और सी जल वाला है तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे वसा पूछा गया था। यहाँ पर देखिए विटामिन बी की बात की गई है, यहाँ पर देखिए विटामिन सी की बात की गई है, तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार्य का सही प्रकार से व्याख्या करता है? प्रकार यानी कि फंक्शन, यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए। पौधे कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है, ये उनकी जड़ें हो गई और इनकी जड़ें इस प्रकार से जमीन के अंदर गई रहती है, ये यहाँ पर भूमि हो गया। उसके बाद से यहाँ से पत्तियाँ निकली रहती हैं, इस प्रकार से पत्तियाँ की संरचना है, ठीक है, और ये ऊपर बहुत बड़ा पौधा है। उसके बाद से देखिए क्या होता है कि यहाँ से पानी जो है, जल जो है वो पौधे अवशोषित करके विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है पौधे के द्वारा कि उसकी कुछ भाग ही इसके उपयोग का है। बाकी जब ज़्यादा पानी हो गया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो ये पानी जो है वो पत्तियों के पीछे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसे रंध्र बोला जाता है। इसके माध्यम से ये पानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसको आप सटीक तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास आसपास कोई पेड़ होगा तो उसकी पत्ती पर, एक टहनी पर आप एक पॉलिथीन से बांध दीजिएगा तो रात भर में उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाएंगी, यानी वही वाष्पोत्सर्जन था। जो पानी एक्सेस पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया गया है नीचे से, जमीन से, उसको वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ये होता है वाष्पोत्सर्जन। और हमसे पूछा गया था वाष्पोत्सर्जन का जो फंक्शन है वो कौन सा विकल्प इसका व्याख्या कर रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कह रहा है यह पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, जब पौधे में विभिन्न भागों में, चाहे पौधे की टहनियों की बात की जाए, पत्तियों की बात की जाए, सभी में जब पानी जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसको ठंडा रखेगा। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, यह जल और खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है। अब पानी के माध्यम से जिस प्रकार से पानी फ्लो हो रहा है, जल फ्लो हो रहा है, उसी के माध्यम से जो खनिज लवण है वो भी फ्लो हो रहे होते हैं। और जिस प्रकार से जल पौधे के विभिन्न भागों में चला जाता है, उसी के माध्यम से जो खनिज अवशोषित किए गए हैं, खनिज लवण, उनका बराबर आवंटन किया जाता है। जैसे कि टहनियों में कितना जाना है, पत्तियों में कितना जाना है, ये सब कुछ उसी फ्लो ऑफ वाटर के साथ सब कुछ डिसाइड हो रहा होता है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है। देखिए गैसों के विनिमय, जैसे पौधे का जो पीछे, पत्ती के पीछे वाला भाग मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, इसी के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसी के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो अंदर बाहर पेड़ पौधे में कैसे फ्लो करेगा? वो इसी जल के वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से फ्लो करता है। यानी ये भी जो गैसों का विनिमय है वो वाष्पोत्सर्जन का एक प्रमुख कार्य है। इस वजह से ये भी बिल्कुल सटीक हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों इसके सही जवाब होंगे। चलिए विकल्पों में चलते हैं। आप विकल्प में देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। मान लीजिए ये कोई एक फर्श है,
ठीक है, और इस पर मैंने एक ईंट को रख दिया है इस प्रकार से, ये ईंट हो गया, ठीक है। तो ये ईंट जो है वो अपना प्रेशर कहाँ लगाएगा, प्रेशर अपना इस धरती पर लगाएगा, इस जो भी ये भूमि है उस पर लगा रहा होगा, ठीक है। और अपना बल कहाँ लगाएगा, बल भी जो ईंट के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो भी नीचे लगेगा और प्रेशर भी नीचे ही लगेगा, ठीक है। अब चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला दिया गया कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब यानी कि प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी P बराबर F/A, जहां F बल है और A एरिया है यानी क्षेत्रफल है। तो यही हमसे कहा जा रहा है कि दाब जो है यानी जो प्रेशर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यही तो बोला जा रहा है, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। अब बल की दिशा इधर लग रही है नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ लग रही है तो दाब भी नीचे की ही तरफ लग रहा होता है, क्योंकि ईंटे का दाब आप नीचे की तरफ तो होगा, तो यानी कि ये कह रहा है कि विपरीत होता है, जबकि ये विकल्प गलत है। जिधर फोर्स लग रहा है दाब भी उधर ही लगेगा, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। सी वाला देखिए, दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालें तो बल का मात्रक मैंने न्यूटन लिख दिया, और नीचे एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है दाब का मात्रक, और बल का मात्रक क्या होता है, केवल न्यूटन होता है। तो ये एक दोनों समान तो है नहीं, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि केवल ए वाला विकल्प यहां पर सही है। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, केवल एक ए इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय यकायक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उगी किसी झाड़ी पर लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया। हो सकता है झाड़ी पर कोई जीव हो, कीड़ा मकोड़ा हो, जिसने उसे डंक मार दिया हो, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसने मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की और पत्ती की रस की अभिक्रिया प्रकृति क्रमशः क्या हो सकती है? ध्यान से समझिएगा। चींटी के काटने पर हमारे शरीर में एक एसिड चींटी के द्वारा प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे हम लोग फार्मिक एसिड बोलते हैं। इस एसिड का प्रभाव की वजह से हमें वहां पर खुजली महसूस होने लगता है, और वो थोड़ा सा फूल जाता है, और हमें दर्द भी महसूस होने लगता है, ठीक है। तो ये जो चींटी के द्वारा काटने पर या फिर बिच्छू के द्वारा काटने पर हमारे अंदर एसिड डाला जाता है। अब इसके प्रभाव को कम करना होगा। मान लीजिए एसिड के प्रभाव को कम करना है, तो जाहिर सी बात है हमें वहां पर छार लगाना होगा, यानी कि जो डंक मारा होगा उसने एसिड डाला होगा, अम्ल डाला होगा, और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें छार मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? देखिए, मछलियां सभी हैं, लेकिन सभी का जो स्वतंत्र तंत्र है वो अलग होता है। जो मछलियां होती हैं वो अपने गिल्स के माध्यम से यानी क्लोम के माध्यम से सांस लेती हैं, लेकिन अगर बात करें वेल की और डॉल्फिन मछली की, तो ये जो है वो लंग्स की मदद से सांस लेती हैं, यानी कि फेफड़े की मदद से सांस लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा था कि ये सभी गिल्स की मदद से सांस लेती है, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, वेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेती है। वेल को मैंने क्या बताया था, वेल जो है वो लंग्स की मदद से यानी फेफड़े की मदद से सांस लेते हैं, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। फुफ्फुस को ही यहाँ पर लंग्स कहा जाता है, तो फेफड़े का एक और नाम फुफ्फुस कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि जो शार्क होता है वो लंग्स से नहीं सांस लेता है, बल्कि इसमें गिल्स की वजह से सांस लेते हैं शार्क, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, देखिए, वेल और डॉल्फिन जो होता है वो फुफ्फुस यानी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। स्क्रीन पर आप मानव का उत्सर्जन तंत्र देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वृक्क है, ये वृक्क है। तो सबसे पहले उत्सर्जी अंग के तौर पर वृक्क को जाना जाता है, ठीक है। वृक्क से होते हुए यहाँ पर देखिए, ये मूत्र वाहिनी के मार्ग से, ये वाली जो है, ये जो पूरा आ रहा है मूत्र वाहिनी है, इसके माध्यम से मूत्र जो है यहाँ पर देखिए ये मूत्राशय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? ये मूत्राशय, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर मूत्र आकर के इकट्ठे होते हैं। उसके बाद से अंत में देखिए मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग से होते हुए ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा क्रम क्या बना? सबसे पहले वृक्क, उसके बाद से मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय और अंत में मूत्र मार्ग। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3, पहले वृक्क, उसके बाद से मूत्र वाहिनी, उसके बाद से मूत्राशय और अंत में मूत्र मार्ग, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए कॉलम 1
के पदों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, प्रजनन की प्रणाली कॉलम 1 में दिया गया है और किस पौधे में कौन से प्रणाली के माध्यम से प्रजनन होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया कटिंग, तो इसका जवाब हो जाएगा गुलाब। कैसे? देखिए, गुलाब को हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए ये गुलाब की टहनी है, तो इस प्रकार से इसको तिरछा काटते हैं और उसके बाद से इसको लगा देते हैं, तो ये लग जाता है। तो कटिंग जो होता है वो गुलाब से संबंधित है। ठीक है, दूसरा देखिए बीजांड निर्माण की बात की गई है, तो ये फर्न से संबंधित है, ऑप्शन 5 हो जाएगा। विखंडन की बात करें तो ये स्पाइरोगाइरा में होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और अगर मुकुलन की बात करें तो मुकुलन ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि क्रम क्या बना? क्रम बना 1 5, उसके बाद से 3 और अंत में 4, 1 5 3 4 दिए गए विकल्प में देखिए 1 5 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 1 5 3 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। तो देखिए पहला दिया गया है सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या और सभी पदार्थ के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान। उपरोक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है? तो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद एक समान प्रत्येक दशा में प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या और परमाणुओं के द्रव्यमान का मान ये हमेशा समान रहता है, बाकी ये दोनों समान नहीं रहते हैं, यानी कि सी और डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से समझिएगा। एक धातु मैं ले रहा हूं जिंक, ठीक है, और एक अम्ल ले रहा हूं H2SO4। जब इससे अभिक्रिया करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा और प्लस H2 गैस निकल जाएगी। यही बोला जा रहा है कि एक गैस उत्पन्न होती है, वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि इस गैस की कौन सी विशेषता है जो कि सत्य है इस दिए गए कथन में। तो जो हाइड्रोजन गैस जलती है वो थोड़ा सा आवाज़ करते हुए जलती है, और ये आवाज़ करके जलने की बात जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए X खरीदा। X एक ईंधन है, ठीक है, आगे पढ़िए। ईंधन के रूप में X का उपयोग करने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला दिया गया है सस्ता और निम्न ज्वलन ताप। उसका जो ज्वलन ताप है यानी जो उष्मा वो देगा वो निम्न कहा जा रहा है। तो खाना कैसे पकेगा? ये मध्यम या फिर उच्च हो सकता है, निम्न तो कम से कम नहीं होगा। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलन ताप, ये भी निम्न की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए मध्यम कैलोरी मान और निराविषी। निराविषी का मतलब होता है नॉन टॉक्सिक, यानी कि जो प्रदूषण ना फैलाए, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल ठीक है, होगा। डी वाला देखिए मध्यम ज्वलनताप और सस्ता भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, ठीक है, तो ये भी इसका प्रॉपर्टी होगा। चौथा देखिए निम्न कैलोरी मान और निराविषी। निम्न कैलोरी मान फिर से आ गया, तो निम्न कैलोरी मान नहीं होना चाहिए, ये उत्तर गलत हो गया, यानी कि केवल सी और डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में सी और डी की बात की गई, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक चुटकी KMnO4 जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है, जल आसवन संयंत्र में डालने से क्या होगा? तो इससे जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो स्विच होता है वो विद्युत धारा का स्रोत होता है। एक परिपथ मैं बनाता हूँ, सर्किट बनाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये बल्ब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्विच लगा देता हूँ, ये स्विच हो गया, ठीक है, और ये बैटरी सोर्स हो गया जो कि पावर सप्लाई प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का जो स्रोत होता है वो पावर सप्लाई बैटरी होगा, या तो मेन सप्लाई होगा या तो बैटरी होगा, ना कि स्विच होगा। स्विच का काम तो सिर्फ ऑन ऑफ करने का है, और यह विकल्प कह रहा है कि पावर यानी विद्युत धारा का स्रोत स्विच को बताया जा रहा है, जो कि विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कारण जब स्विच खुला होता है, जैसे कि देखिए यहां पर स्विच को मैंने खुला हुआ रखा है यानी कि ऑफ है, ठीक है,
तो टर्मिनल के बीच वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। ये कहा जा रहा है कि इसके बीच में जो एयर गैप है उसकी वजह से विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, जबकि ये गलत है। यहां पर कोई परिपथ ही नहीं बन पा रहा है, ये सर्किट ओपन है, इस वजह से धारा प्रवाहित नहीं होता है, ना कि एयर की वजह से नहीं होता है। यानी कि ये विकल्प भी निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। यानी कि दोनों विकल्प इसके गलत है। चलिए अब ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है, उनके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां एम उसका द्रव्यमान और वी उसका वेलोसिटी है। अब एक वस्तु हल्की है और एक वस्तु भारी है, तो मान लीजिए यहां पर मैं एक हल्की वस्तु का अगर मैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर मानता हूं, ये हल्की के लिए हो गया, हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा हो गया। और जो भारी वस्तु है दोनों बराबर है, भारी का मैं मान लेता हूं 1/2 m2 और v2 स्क्वायर में मान लेता हूं, तो 1/2 तो कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए, जब कहा जा रहा है कि ये हल्की वस्तु है यानी m1 कम होगा, m1 कम होगा m2 से, m1 का द्रव्यमान कम है, बावजूद इसके अगर इनके बीच में ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जब ये कम था ये कम है तो ये ज़्यादा होगा v2 से, v1 जो है वो ज़्यादा होगा, तभी तो गुणनफल इसका बराबर किया जा रहा है, बराबर हो रहा है। यानी कि जो हल्की वस्तु है उसका जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वो भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि हल्की वस्तु, ये देखिए हल्की वाली का था, तो हल्की वाले का जो वेग होगा वो भारी वाले से ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भारी वाला है इसका वेग कम होगा हल्की वाली से। ठीक है, भारी वाले का वेग कम होगा हल्की वाली से, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूपर्पट्टी के भीतर वह स्थान कौन सा है जहां भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसे हम लोग भूकंप का केंद्र कहते हैं, इसे ही भूकंप का अधिकेंद्र या फिर केंद्र कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर हैं, इसमें से कौन सा सही है वो हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, चुंबक के चुंबकत्व यानी उसके गुण को समाप्त करने के लिए या तो चुंबक को पीटा जाए या तो चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। विचुंबकित करना मतलब कि उसके चुंबकत्व को खत्म करने की बात की जा रही है। तो कैसे कैसे किया जा सकता है, या तो उसको बार बार पीटा जाए या फिर उसको गर्म कर दिया जाए, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहला दिया गया, चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ। जब बार बार गिराएंगे या फिर पीटेंगे बात एक ही हो गया, यानी कि ये इससे चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। दूसरा देखिए, चुंबक के 2 टुकड़े कर दो। चुंबक के आप कितने भी टुकड़े करेंगे उसका चुंबकत्व खत्म नहीं होता है। सी देखिए, चुंबक को गर्म करना, इससे चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। डी देखिए, चुंबक को जल में फेंकने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई देखिए, चुंबक को हथौड़े से पीटने से भी उसका चुंबकत्व खत्म होता है। पूछा गया था कि कौन कौन सा विकल्प सही है, तो ए, सी और ई वाला दिए गए विकल्प में देखिए ए, सी, ई किस में दिया गया है, विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। ए, सी और ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है कि सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण का मतलब कि कोई वस्तु है इस प्रकार से सर्पीले पथ पर इस प्रकार से ले जाया जा रहा है, और लोटनिक घर्षण क्या हो गया कि मान लीजिए कोई गोला वस्तु है इस प्रकार से लुढ़क रहा है, लोट करके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है लोटने में घर्षण कम लग रहा है और सर्पी घर्षण ज़्यादा लग रहा है। इसी वजह से जो लोटनिक एक तरीके से लुढ़कने का जो एक तरीके से वेग होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहना, अब वेग ज़्यादा है यानी कि घर्षण ज़्यादा किस में लगेगा, सर्पी घर्षण में, क्योंकि अगर लोटनिक घर्षण ज़्यादा होता तो उसका वेग कम होता। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, स्थैतिक घर्षण यानी कि कोई वस्तु इस प्रकार से स्थैतिक रखी हुई है तो कहा जा रहा है कि इसका लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। जाहिर सी बात है, अगर इस पर घर्षण ज़्यादा नहीं होता तो ये भी लुढ़क रहा होता, यानी कि लोटनिक जो लुढ़क रहा है, लोट करके चल रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो जाहिर सी बात है ये स्थिर वस्तु रखी हुई है तो इस पर घर्षण ज़्यादा होगा तभी तो स्थिर है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जाहिर सी बात है
अब मान लीजिए कोई सर्पीले इस प्रकार से पथ पर कोई वस्तु को खींचते हुए ले जा रहा है, तो स्थैतिक घर्षण, जो वस्तु रुका हुआ है इससे कम होगा तभी ये खींचा जा रहा है या फिर एक तरीके से आगे बढ़ रहा है। और स्थैतिक ये बिल्कुल शांत है, यानी कि इस पर घर्षण ज़्यादा होगा तभी तो ये शांत बैठा हुआ है, यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए लोटनिक घर्षण, यानी कि किसी ढलान पर कोई लुढ़क रहा है, सर्पी घर्षण से अधिक होता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण में मतलब कि कुछ इस प्रकार से कोई वस्तु को खींचते हुए ले जा रहा है, इससे अधिक होता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। लोटनी घर्षण हमेशा कम होगा क्योंकि वो वस्तु अपने आप लुढ़क रही है, तो ये कह रहा है अधिक होता है, जबकि एक्चुअली में लोटनी घर्षण कम होता है। और ये निगेटिव सेंस में, चूंकि हमसे निगेटिव सेंस वाला ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबाया गया उत्तल लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा। मान लीजिए यहां पर एक उत्तल लेंस है कुछ इस प्रकार से, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, और इसको मैंने एक द्रव में डुबा दिया जिसका अपवर्तनांक इस उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। द्रव में डुबा दिया, इसका द्रव का जो अपवर्तनांक है मैं मान लेता हूं कि μ2 है, और इसका लेंस का अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं μ1 है, यानी कि μ2 ग्रेटर देन μ1, ये आपको कंडीशन दिया गया है। यहां तक क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि जल में इस उत्तल लेंस को डुबा देने से क्या होगा, या फिर लेंस किसकी भांति कार्य करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में कि जो 1/f बराबर μ-1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये r1 r2 क्या है, तो ये जो उत्तल लेंस है ये कुछ इस प्रकार से ये पूरा गोला हुआ होगा और इसी प्रकार से इधर वाला ये वाला गोला हुआ होगा, यानी कि r1 क्या है, इस वाले गोले की त्रिज्या, और r2 क्या है, इस वाले गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है लेंस में, और यहाँ पर म्यू में परिवर्तन हो रहा है। म्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर म्यू का मान हम लोग क्या रखेंगे, μ1 डिवाइडेड बाई μ2। अब यहाँ पर हमने कंडीशन देखा कि μ2 अधिक है, यानी हर वाला अधिक है। जब हर वाला अधिक है तो ये पूरा जो मान है वो 1 से कम आएगा। ध्यान से समझिएगा, पूरा जो मान है μ1/μ2 का मान 1 से कम आएगा। 1 से कम आने के कंडीशन में ये पूरा जो वैल्यू है वो ऋणात्मक हो जाएगा, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो। जब ये वैल्यू ऋणात्मक हो गई, यानी कि जो इसका f का मान आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, और f का मान निगेटिव किसके लिए होता है, वो अवतल लेंस के लिए होता है, और अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता कि दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुणता। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा इसका रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए, पहला दिया गया है, रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। आप अपने फ्रिज के पीछे देखिएगा, काले रंग का जालीनुमा कुछ संरचना होती है। इस प्रकार से पीछे देखेंगे तो मान लीजिए ये फ्रिज है, तो इसके ये पीछे वाला अगर पार्ट है तो इस प्रकार से जिग जैग मोशन में इस प्रकार से काली विभिन्न प्रकार की जाली लगी होती है। उसी की बात की जा रही है कि उसे काला पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, आप उसको टच करके कभी देखिएगा, आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। टच करके देखिएगा, वो आपको गर्म लगेगा, हीट लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जो फ्रिज के अंदर पदार्थ ठंडे हो रहे हैं, या फिर फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर कम हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर बाहर निकालना तो पड़ेगा ना। तो वहीं अंदर का टेम्परेचर जो बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से ये वाला पार्ट काला हो जाता है, ये वाला पार्ट गर्म हो जाता है। अब इसको काला क्यों किया जाता है, काला इसलिए किया जाता है क्योंकि काले पदार्थ जो होते हैं वो ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं, इस वजह से इसको काला किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरण भी होते हैं, विकिरक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो काला किया जाता है, ये इससे फायदा ये होगा कि एक तो ऊष्मा को ये जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा जो अब ये गर्म हो चुका है इसको भी तो ठंडा होना है, नहीं तो पता चले बहुत गर्म होकर के बिल्कुल ब्लास्ट ही हो जाए, बिल्कुल पिघल ही जाए गर्म होकर के। तो ऐसा भी होना चाहिए कि ये गर्म हो, अपना जो ऊष्मा है उसको भी वातावरण में एक तरीके से निकालते रहे, यानी विकिरक हो अच्छा, तभी तो इसको यूज किया जाता है। यानी कि अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो अच्छे विकिरक भी होते हैं। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है, और ये सही इसलिए है, मतलब कि ये सही है इसी वजह से तो इसको काला पेंट किया जाता है, क्योंकि वो जल्दी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी ऊष्मा को बाहर निकालेगा वातावरण में। यानी कि ए और दो दोनों सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों, यहाँ से विज्ञान पेडागोजी का पार्ट शुरू हो रहा है।
विज्ञान पेडागोजी के कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अधिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। यानी कि अन्वेषण खोज के माध्यम से यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, और तीनों विकल्प में क्रम आपको निर्धारित करना है कि कौन सा पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा और तीसरा कौन सा होगा। यानी कि सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि जो बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट होगा, जिसमें बच्चे खुद गतिविधि करके पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीख रहे होंगे मूर्त अवस्था में, वो पहले नंबर पर होगा, उसके बाद से उससे कम और उसके बाद से उससे कम। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला दिया गया कि विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाह की दिशा संबंधी निष्कर्ष निकालने के लिए कहे। यानी कि मान लीजिए कोई एक ठोस वस्तु है, इसमें से किस प्रकार से हीट यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, इसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को यह खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भीतर गर्म जल भरे एक पात्र को ठंडे जल से भरे पात्र में रख देंगे। तो यहाँ पर खोज करने की बात की जा रही है, बालक खुद सक्रिय है, अन्वेषण करने की बात की जा रही है, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया। यानी आगे का हमको सोचना ही नहीं है, ये पहले नंबर पर होगा। सी वाला देखिए, विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान में संबंध की व्याख्या करने को कहें। तो जब बच्चे को ऊष्मा और तापमान टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे का कितना ज्ञान हुआ है उस संदर्भ में बच्चे के बारे में आप कितना जान पाएंगे कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, ये कैसे जानेंगे। जाहिर सी बात है जब बच्चा अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर रहा होगा, अपने शब्दों में उसको इलेबोरेट कर रहा होगा, उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा होगा। यहाँ पर व्याख्या टीचर के द्वारा नहीं दी जा रही है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो व्याख्या है वो बच्चे के द्वारा दी जा रही है, यानी बच्चे को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जा रहा है। अगर यही व्याख्या टीचर के द्वारा दी जा रही होती तो ये निगेटिव होता, लेकिन चूंकि व्याख्या बच्चा कर रहा है, बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, इस वजह से व्याख्या यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब बच्चे को जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के बारे में जब आप जानना चाहते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है अथवा नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चे को अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, यानी बच्चा उसका उत्तर देगा, तभी तो आप जान पाएंगे। यानी ये दूसरे नंबर पर हो गया क्योंकि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप था। पहले विकल्प को मैं तीसरे नंबर पर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा, कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के ऊष्मा के प्रवाह की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने के लिए कहें। अब जो देखिए जो जिसे मैंने पहला नंबर दिया और जिसे दूसरा नंबर दिया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर बच्चा अगर एक गर्म जल से भरे पात्र को, यहाँ पर मान लीजिए गर्म जल इस पात्र में भरा हुआ है, एक ठंडे जल से भरे पात्र में डालेगा तो इसको महसूस कर सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब कि कुछ भी बच्चे के मानसिक स्तर से ऊपर नहीं है। लेकिन पहला वाला जो विकल्प है, ये वाला ए वाला, वो ये कह रहा है कि कोई वस्तु के बीच किस प्रकार से हीट ट्रांसफर होती है। अब ये चीज़ बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पाएगा। मान लीजिए एक छड़ है, तो छड़ में हीट किस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ छू करके महसूस कर पाएगा, उसको एक तरीके से देख नहीं पाएगा। यानी कि बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से, इस वजह से मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। और इसका क्रम क्या बना, इसका क्रम बनेगा बी, सी और ए। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बी, सी, ए की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को पोषित करने के लिए, यानी उसको बच्चे में क्रिएटिविटी उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके यानी कि निगेटिव सेंस में बोला जा रहा है कि किस कार्य को नहीं करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है निगेटिव सेंस में, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करता हूं। दिया गया है छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना। जाहिर सी बात है बच्चों को अलग अलग तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से समझाने की बात की जा रही है, अलग अलग तरीके से बच्चे को अनुभव दिलाने की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इससे बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दृष्टिकोण की बात की जा रही है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से सीखने की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जैसे भूकंप टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो भूकंप में भूकंप विज्ञान का भी पार्ट है और सामाजिक विज्ञान का भी पार्ट है। विज्ञान में बच्चे को बताया जा सकता है कि किस प्रकार से भूकंप आते हैं और भूकंप का केंद्र क्या है। आप लोग देखते होंगे कि आपके सब्जेक्ट विज्ञान में भी भूकंप पढ़ाया जाता है और सामाजिक विज्ञान में भी। सामाजिक विज्ञान का पार्ट कैसे है, क्योंकि वो भूगोल का पार्ट है कि हमारे धरती के नीचे किस प्रकार से प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। और विज्ञान का भी पार्ट है, यानी कि
क्योंकि हम लोग जो भूकंप मापने वाला यंत्र है, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, वो लोग हम लोग उसे विज्ञान में पढ़ रहे होते हैं। यानी कि एक टॉपिक को अलग अलग विषयों के दृष्टिकोण का उपयोग करके छात्रों को बताने के संदर्भ में, तो ये भी बच्चे इससे क्रिएटिव बनेंगे। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। ये भी देखिए, खोज की बात की जा रही है, अन्वेषण की बात की जा रही है, जिससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा। इस वजह से ये भी पॉजिटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। नियत तरीका मतलब कि एक ही विधि के माध्यम से बच्चों को बाउंड कर दीजिए कि हाँ, तुम इसी विधि का प्रयोग करोगे केवल उत्तर निकालने के लिए। इससे क्या होगा कि बच्चा आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाएगा, दूसरी विधियों के बारे में चर्चा नहीं कर पाएगा। और जब बच्चा बंद गया कि एक ही विधि से, तो क्रिएटिव कहां हुआ, अपना मौलिक विचार एक्सप्रेस कहां कर पा रहा है। तो इस वजह से यह विकल्प निगेटिव सेंस में था, और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक जांच आधारित कक्षा 8 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है, में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा। सबसे पहला चरण कौन सा होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, विज्ञान की कक्षा में या फिर किसी भी कक्षा में एनसीईआरटी 2005 ये कहता है कि बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए बच्चे को आगे की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी बच्चों का अनुभव इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में बच्चे को बताना है, तो अगर ये पॉसिबल हो कि लेबोरेटरी में पहले बच्चे को खुद अवलोकन करने का मौका दिया जाए, ताकि वो समझ पाए कि किस प्रकार से समतल दर्पण रखना है, किस प्रकार से वस्तु रखना है, और किस प्रकार से प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका अवलोकन करना है। यानी गलत या फिर सही कुछ भी बच्चे के मन में अपने आप अनुभव आए कि समतल दर्पण दिखता कैसा है, इमेज बनता कैसा है, उल्टा सीधा कैसे होता है। इसके अलावा जो फोकस दूरी होती है, विभिन्न प्रकार की और जो शब्दावलियाँ होती हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकल वो चीज़ें पहले देख ले और उसके बाद उसको थ्योरी पढ़ा जाए, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देख चुका है, उसको अनुभव प्राप्त हो चुका है। अब उस अनुभव को आधार बना करके हम लोग उसको आगे की शिक्षा दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यानी कि बच्चे का अनुभव इंपॉर्टेंट है, वो वाला विकल्प हमारा सही होगा, जिसमें बच्चा पहले से इन सभी चीज़ों को देखने की बात की जा रही होगी, अवलोकन करने की बात की जा रही होगी, अनुभव प्राप्त करने की बात की जा रही होगी। चलिए, पहला विकल्प दिया गया, छात्र किरण आरेख बनाते हैं जिसमें वस्तु से दर्पण तक, दर्पण से अवलोकनकर्ता तक प्रकाश के पथ को दर्शाया गया है। सिर्फ इमेज की बात की जा रही है, मतलब कि प्रत्यक्ष तौर पर बच्चा नहीं देख रहा है, इस वजह से नेगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, परावर्तन के नियमों की परिभाषा और व्याख्या शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। तो डायरेक्टली पहले आप परिभाषा नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चे का अनुभव ही कुछ नहीं है, तो उस पर परिभाषा जब आप बताएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षक किरण आरेखों को बनाने की प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं, यानी कि निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो किरण आरेख बच्चे बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से इमेज बनेगा, किस प्रकार से समतल दर्पण कहाँ रखा जाएगा, किस प्रकार से किरण चलेगी, ये सभी चीज़ें जब बच्चे का खुद का अनुभव होगा, उसके बाद अगर बच्चे को बताया जाए तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाए एज ए टीचर, तो फिर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता था। केवल पहले अगर ये किया जाएगा तो ये हेल्पफुल नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे को पहले प्रैक्टिकल कराने की बात की जा रही है, और भले ही बच्चे ने गलती या फिर सही जो कुछ भी किया, इसके माध्यम से उसको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। अब ये अनुभव बच्चे को सीखने में मदद करेगा, तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही पहले किया जाना चाहिए। हमसे पूछा गया था कि अन्य चरणों से पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 पहले आएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होगा? पहला चरण समस्या समाधान का ये होता है कि पहले हम समस्या को समझ रहे होते हैं, और समस्या को समझने के लिए हमें समस्या के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी चाहिए होती है। जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप उसके बारे में जानेंगे ना कि किस किस विधि का आपको प्रयोग करना है, आंकड़े पहले एकत्रित करेंगे, वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढना होगा। चलिए, चौथा विकल्प शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि जागरूकता अभियान जैसे कि उपचारात्मक तरीके अपनाना। उपचारात्मक तरीका तो तब होता है जब बच्चे को समस्या समाधान करा दिया गया, मतलब कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया, उसके बाद उस टॉपिक में अगर बच्चे को समस्या आ रही है तो पहले निदानात्मक होगा और उसके बाद उपचारात्मक तरीका अपनाया जाता है, यानी रेमेडियल टीचिंग अपनाई जाती है। तो ये अंतिम प्रोसेस होता है, मतलब कि लास्ट में ये प्रोसेस आता है, पहला शुरुआती प्रोसेस नहीं है, पहला चरण नहीं है। और चूंकि हमसे पहला चरण पूछा गया था, इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा। तीसरा देखिए, उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। मूल्यांकन भी आपका अंतिम चरणों में से है, शुरुआती नहीं है। अरे आप कुछ करेंगे तभी तो मूल्यांकन करेंगे, अभी फर्स्ट स्टेप आपने उठाया ही नहीं है तो मूल्यांकन किसका करेंगे? तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अपव्ययी व्यवहारों की पहचान करना, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए,
ऊर्जा उपयोग संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी कि जो समस्या में सॉल्व करना है उस समस्या के बारे में विभिन्न जानकारियां आपको एकत्रित करनी होगी, तभी तो आप समस्या को समझेंगे। जब आप जानेंगे ही नहीं कि समस्या क्या है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी समस्या को जानने के लिए उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा। यह पहला चरण होता है और यही इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बीजों के अंकुरण पर आधारित एक अनुसंधानात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका ने निम्न प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न उसके द्वारा पूछा गया था, यदि हम जल की मात्रा को दुगुना कर दें तो पौधे कितना बढ़ेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा, प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कौशल इन प्रश्नों को विकसित हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों प्रश्नों से बच्चे में कौन सा कौशल विकसित होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो जल की मात्रा है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी मात्रा बदली जा सकती है। जैसे कि ये तो आपके ऊपर है ना कि पौधे में आप कितना पानी डालें, 1 मग डालें, 2 मग डालें, 10 मग डालें, 50 मग डालें, 1000 मग डालें, ये तो आपके ऊपर है। यानी कि ये वेरिएबल माना जाएगा, यानी जिसकी वैल्यू बदल सकती है उसको वेरिएबल बोला जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो पौधा ही सूख जाएगा। यानी कि वेरिएबल को कंट्रोल करना है। वेरिएबल जितनी आवश्यकता है, जैसे कि मान लीजिए आप घर में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय आपके ऊपर है कि आप नमक कितना डालें, लेकिन आप बोलते हैं कि नमक स्वादानुसार डालना है। यानी कि वेरिएबल जो नमक की मात्रा है उसको आपने कंट्रोल कर लिया अपने स्वाद के अनुसार। तो ये कहीं ना कहीं वेरिएबल कंट्रोलिंग जो कौशल होगा, स्किल होगा, वो बच्चे में डेवलप होगा कि हम डाल तो सकते हैं, पानी कितना भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि पौधा सूख जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि दिन भर उसको पानी में डुबो रहे तो पौधा बहुत विकसित करेगा। तो ये निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब कि एक तरीके से हमें कंट्रोल करना होगा जो भी वेरिएबल है। जैसे नमक ही खाने में है तो हमें कंट्रोल में डालना होता है, यानी वेरिएबल को कंट्रोल करने की बात आती है। और चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो एक ही विकल्प में वेरिएबल को कंट्रोल करने की बात की गई है, चर नियंत्रण। वेरिएबल को हिंदी में चर बोला जाता है और कंट्रोल तो आप जान ही रहे हैं, नियंत्रण। ठीक है, यानी कि उस वेरिएबल नमक को या फिर पानी को कंट्रोल करना एक नियत मात्रा में ही डालना है। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, हमसे बोला जा रहा है कि प्रति सप्ताह वो कितने बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कितना बड़ा हर सप्ताह में, तो आप उसका अवलोकन करके ही तो बता पाएंगे, यानी अवलोकन का कौशल बच्चे में विकसित होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ाई जानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं। तो ये विकल्प बहुत ज़्यादा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बना करके नई शिक्षा देने की बात करता है। अगर इस विकल्प को सही मान लिया जाए तो बच्चे का पूर्व ज्ञान कुछ है ही नहीं। ये विकल्प बहुत ज़्यादा संकुचित है, निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से वो सभी चीज़ें देख करके आते हैं और वो देखना उनका अनुभव कहलाएगा, और उस अनुभव को आधार बना करके आपको आगे की शिक्षा देनी है। यानी आप कतई भी ये नहीं मान सकते कि बच्चे कुछ नहीं जान रहे हैं। ये विकल्प निगेटिव था। कारण देखिए, विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर संबंध नहीं है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। विज्ञान के 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो तीनों में आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल होते हैं। रसायन विज्ञान में आप क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका मूर्त अवस्था में देख सकते हैं, यानी मूर्त विषय हो गया। भौतिक विज्ञान में भी जिस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल अवतल लेंस के माध्यम से, ये भी आप देख सकते हैं मूर्त अवस्था में। इसके अलावा जीव विज्ञान में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को आप माइक्रोस्कोप से वगैरह से देख रहे होते हैं, यानी सब कुछ मूर्त होता है विज्ञान में। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि अमूर्त विषय है, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि इसका स्टेटमेंट और कारण दोनों असत्य होगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे अभिकथन और कारण दोनों असत्य है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अनुसंधानात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों को पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, एक बच्चे के द्वारा गतिविधि कराई गई, ठीक है। गतिविधि के बाद बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप अपनी धारणाओं, यानी जो आपके मन में कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं। यानी कि जो आपने गतिविधि की है, क्या उससे अल्टरनेट कोई दूसरा मार्ग आप सोच सकते हैं। यानी जब भी अल्टरनेट की बात आती है तो वहां पर क्रिएटिविटी आता है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक विधियों की बात की जा रही है, एक से अधिक मार्ग की बात की जा रही है, यानी कि
बच्चे में अपना मौलिक विचार लाने की बात की जा रही है, और ये क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी कब आएगा? जब बच्चे आलोचनात्मक अनुचिंतन करेंगे। आलोचनात्मक अनुचिंतन क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग इसी को बोला जाता है, यानी कि आलोचनात्मक, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसके गुण और दोषों की बात की जा रही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए क्या विषय पढ़ाना है यह बताए बिना चक्रवात के विषय का परिचय दिया। क्या तुमने समाचारों में 2021 के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना है? क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना है? शिक्षक का विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है? चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जांच करना। सामान्य ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान तो मतलब किसी भी टॉपिक पर हो गया ना। अगर ये दिया रहता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करना, तो हमारा उत्तर हो सकता था। यहाँ पर सामान्य ज्ञान कहने का मतलब कि सामान्य ज्ञान में आपका जीके का पार्ट भी आ सकता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि चक्रवात के बारे में ही प्रश्न पूछा गया था, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर बच्चे से ये पूछा जाता कि चक्रवात टॉपिक पर बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचना अगर विकल्प दिया रहता तो ये विकल्प सही हो सकता था। लेकिन यहां पर सामान्य ज्ञान की बात की जा रही है, इस टॉपिक से कुछ बात ही नहीं की जा रही है, इस वजह से ये पूर्व ज्ञान होता तो सही होता, लेकिन यहां पर सामान्य ज्ञान की बात की जा रही है, इस वजह से निगेटिव है। दूसरा देखिए, कक्षा को सतर्क करना, यानी कि केवल सतर्क करने के लिए ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। इसके लिए हो सकता है कि कुछ और भी किया जा सकता था, कोई और गतिविधि की जा सकती थी, कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते थे। ये टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है, इस वजह से ये सतर्क करना केवल उद्देश्य नहीं था। चौथा देखिए, कक्षा की एक रास्ता को दूर करना, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विषय को प्रासंगिक बनाना। यही बात मैं कह रहा था, अगर विकल्प नंबर 1 में अगर चक्रवात के पूर्व ज्ञान की बात की जाती तो हमारा उत्तर सही होता। यहां पर वही बात की गई है, विषय को प्रासंगिक बनाना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि ये घटनाएं जब 2021 में घटी थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, तब बच्चों ने टीवी में कभी ना कभी ये न्यूज़ देखा होगा, कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, यानी बच्चों के परिवेश का हिस्सा हो गया। अब बच्चे के परिवेश से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जोड़ने की कोशिश की जा रही है विषय को। यही बात विकल्प नंबर 3 कह रहा है और यही इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक हैं? चारों विकल्पों को आप देखेंगे तो चारों में बस दो विकल्प दिए गए हैं, यानी हम बंध चुके हैं कि हमें 2 ही मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प को लेकर के चलना है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है खुली सोच, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, तो ये निश्चित तौर पर बिल्कुल पॉजिटिव है, वैज्ञानिक स्वभाव का आवश्यक घटक होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, संशयता यानी कि हर चीज को संदेह की नजर से देखना कि अगर ये चीज हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज ऐसे घटित हो रही है, आखिर अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही तो सूर्य का ही चक्कर क्यों लगा रही है, ये सब संदेह के नजर से देखना वैज्ञानिक स्वभाव का घटक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, आत्मनिष्ठता की बात की जा रही है, यानी सब्जेक्टिविटी की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विश्वास यानी कि रिजिडिटी की बात की जा रही है कि हम लोग बिल्कुल बंधे हुए हैं, दृढ़ है कि नहीं ये ऐसे ही होगा, ऐसे क्यों होगा। हो सकता है कि दूसरा इसका कारण हो सकता है, जैसे कि देखिए पहले के वैज्ञानिकों के द्वारा जो परमाणु के संदर्भ में, संरचना के संदर्भ में जो पहले कॉन्सेप्ट दिए गए, आखिर अगर वो दृढ़ विश्वास होता तो आगे वाले वैज्ञानिकों के द्वारा उसका काट क्यों निकाला जाता। जाहिर सी बात है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये रिजिड की बात कर रहा है कि नहीं जो हो चुका है वो सही है, अटल सत्य है। अटल सत्य विज्ञान में कुछ भी नहीं हो सकता, भविष्य में कुछ भी बदल सकता है, इस वजह से ये विश्वास रिजिडिटी की बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव है, यानी कि ए और बी वाला विकल्प केवल सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ए और बी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सही वाक्य का चयन करें। चौथे विकल्प से शुरू करेंगे। दिया गया है, सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास कर सकता है। सिर्फ, केवल, एकमात्र, यही, ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विज्ञान में प्रयोग ही सब कुछ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, केवल, यही, ही, एकमात्र, सिर्फ, ये सभी वर्ड निगेटिव है, ही आया था इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए कहा जा रहा है विज्ञान एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। अगर विज्ञान प्रक्रिया केवल होता, प्रोसेस होता, तो हम विभिन्न प्रकार के रिसर्च के बाद से जो आउटपुट निकालते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक उत्पाद बनाते हैं, किसी नियम तक पहुंचते हैं, तो हम उत्पाद यानी आउटपुट तक नहीं पहुंच रहे होते, हम केवल प्रोसेस तक ही उलझे रहते, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आपको सोचना ही नहीं है, एक ही विकल्प केवल बचा कि विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है, ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा।
दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी सीटेट दिसंबर 2021 के जो कि 22 शिफ्टों में आयोजित किया गया था, सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप प्राइमरी स्तर के सीटेट दिसंबर 2021 जो कि 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, और इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।